नमस्कार साथियों। कल हमने जो पिछले दो वीडियो हैं उसके अंदर पृथ्वी का जो अक्षांश और जो देशांतर पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। ज्योग्राफी के अंदर ये दूसरा टॉपिक है अपना फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पृथ्वी की गतियाँ यानी मूवमेंट ऑफ अर्थ। देखिए, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो एक तो रोटेशन प्रकार से होती है, एक आपकी रिवोल्यूशन टाइप से होती है। दो टाइप से होती है ये गति, एक रिवोल्यूशन और एक आपकी रोटेशन। रोटेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एक तो घूर्णन गति बोलते हैं, एक अक्षीय गति बोलते हैं, एक दैनिक गति बोलते हैं और एक आपकी परिभ्रमण बोलते हैं इसको। रिवोल्यूशन गति किसे बोलते हैं? तो रिवोल्यूशन गति जो है इसको आप परिक्रमण भी बोल सकते हैं, कक्षीय भी बोल सकते हैं, वार्षिक भी बोल सकते हैं। देखिए घूर्णन गति, अब देखिए जो घूर्णन गति है, अब इतनी देर अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, कम करते हैं। घूर्णन जो गति है इसे क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष, ठीक है ना, पृथ्वी का अपने अक्ष। तो पृथ्वी का अपने अक्ष आपको पिछले वीडियो के अंदर जो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर का जो वीडियो है उसके अंदर आपको पूरा ये चैप्टर समझाया हुआ है कि पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त की ओर की गई गति घूर्णन गति कहलाती है। इसे परिभ्रमण गति भी बोलते हैं, इसे अक्षीय गति भी बोलते हैं, इसे आपकी दैनिक गति भी कहते हैं। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत। घड़ी की जो सुई है वो इस तरह से चलती है, लेकिन ये जो है वो आपकी इस तरह से चलती है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी की अक्षीय गति बोलते हैं, घूर्णन गति इसको बोल देते हैं। चलिए, तो आपको मैं ये जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार, तो आप थोड़ा सा 1 मिनट, तो चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा इसको। चलिए, तो देखिए पृथ्वी जो गति है वो किस तरह से होती है। देखिए, पृथ्वी की जो गति है वो घूर्णन गति है, आपकी जो परिभ्रमण गति घूर्णन गति वो इस तरह से चलती है। देखिए ये किस तरह से चलती है, 0 डिग्री पे ये घूम रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो, देख लिया आपने किस तरह से पृथ्वी घूम रही है। चलिए अब देखिए इसकी क्या देखनी है अपने को, अब विशेषताएं देखनी है पृथ्वी की। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? जिस तरह से हमने देखा था उस तरह से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है। ओके, तो पृथ्वी किस तरह से घूमती है? वो सुई की दिशा के, घड़ी की सुई की है उसकी दिशा के विपरीत घूमती है। जैसे सुई इस तरह से चलती है घड़ी, लेकिन पृथ्वी जो है वो इस तरह से घूम रही है यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी लगभग 1650 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 0 डिग्री पर घूमती है। कितनी? तो 1 घंटे में ये 1650 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए 0 डिग्री पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है, क्योंकि वो आपको भी पता है कि पृथ्वी इस तरह से होती है और ये जो है वो आपकी पृथ्वी की 0 डिग्री है। तो इस पे जो पृथ्वी है उसकी घूर्णन गति है वो सबसे ज़्यादा होती है। तत्पश्चात यानी उसके बाद जैसे जैसे हम 90 डिग्री की ओर यानी इधर से इधर की ओर जाते हैं वैसे वैसे घूर्णन गति का प्रभाव कम होता जाता है। आपको भी पता है 90 डिग्री एक पॉइंट है और पॉइंट पे जो गति है वो कम रहती है। यहाँ पे जो पृथ्वी है वो इस तरह से, इसकी दूरी खूब है तो इस वजह से ये क्या गति है वो 0 डिग्री पर ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। दोनों दूरों पर यानी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर घूर्णन गति का जो प्रभाव है वो आपका 0 रहता है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर घूर्णन गति का प्रभाव होता है 0, सर्वाधिक, इस तरह से आपका जो है वो ऑप्शन आ सकते हैं। देखिए दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व घूमती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम घूमती हुई प्रतीत होती है, घूमती नहीं है। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम ही घूमती है, लेकिन दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें क्लॉकवाइज हमें घूमती हुई प्रतीत होती है, नज़र आती है हमें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। अब क्यों? तो इसका देखिए मेरे पास अगर व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा समझाता इस लाइन का अर्थ, लेकिन अब इस पे लैपटॉप के अंदर ये समझाना पॉसिबल नहीं है, पैड भी नहीं है मेरे पास। अगर पैड होता तो आपको पूरा समझाता इस लाइन का, लेकिन आप इतना याद रखिए कि जो पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो आपकी क्लॉकवाइज प्रतीत होती है, घूमती नहीं है, प्रतीत होती है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन यानी एक बार का जो
इस तरह से पृथ्वी घूमती है ना, वो अपना एक, उसको क्या बोलते हैं, एक घूर्णन बोलते हैं। वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूर्ण करती है, और इस अवधि को क्या कहा जाता है, आपको दिन कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या है, तो आगे घूर्णन गति के प्रभाव। देखिए घूर्णन गति द्वारा दिन व रात बनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, घूर्णन गति द्वारा क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिन कहते हैं, और जो भाग सूर्य के विपरीत होता है उसे रात कहा जाता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति दुगुनी हो जाए, देखिए आप यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर पृथ्वी की, ये आपके दिमाग के अंदर ऐसी बातें चलनी चाहिए कि अगर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो अगर दुगुनी हो जाए तो दिन की अवधि आधी हो जाएगी, ये आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह से, जैसे मान लीजिए इस तरह से पृथ्वी घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, तो जैसे मान लीजिए दिन है तो उसकी अवधि चल रही है। अगर पृथ्वी गति ऐसे हो गई तो वो तो जल्दी निकल जाएगा। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का ही तो दिन वो एक दिन होता है, जल्दी निकल जाएगा, है ना। तो सॉरी, दिन नहीं, वो उसको बोलते हैं एक घूर्णन गति। ओके, तो पृथ्वी की घूर्णन गति अगर आधी हो जाए तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, है ना। तो आपको भी पता है अगर पृथ्वी की घूर्णन गति तेज हो जाए तो जो 23 घंटे आपका 56 मिनट और 4 सेकंड में जो एक घूर्णन पूरा करता है वो इससे आधे समय में पूरा कर देगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति आपकी आधी हो जाएगी तो ये 23 गुना कितना होता है, 46, और ये 56, यानी इसका दुगुना कर लीजिए आप, इतने में एक घूर्णन पूरा करेगा तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, दुगुनी। दिन यानी 12 से सीधा 24 घंटे का हो जाएगा, है ना। कितने का हो जाएगा, 24 घंटे का हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो दिन और रात की जो अवधि है वो 6-6 महीने की हो जाएगी। अब इस बात आप कहोगे कि अगर घूर्णन गति बंद कर दे पृथ्वी तो दिन और रात स्थिर हो जाएंगे। नहीं, स्थिर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो जैसे मान लीजिए पृथ्वी जो है वो आपका रोटेशन तो सूर्य के सामने कर ही रही है ना, जैसे सॉरी रिवोल्यूशन तो सूर्य के सामने कर रही है, तो एक भाग तो पृथ्वी का आएगा ही ना आएगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है ना, तो इधर से ये पृथ्वी जाएगी, तो इस तरह से ये झुकी हुई है ना, इस तरह से झुकी तो इधर जाएगी, तो ये भाग आ जाएगा, इधर जाएगी तो इधर वाला भाग आ जाएगा, इधर जाएगी तो ये इधर वाला भाग आ जाएगा, इधर जाएगी तो इस तरह से इसका ये भाग है वो आता रहेगा। इस वजह से पृथ्वी क्या कर देगी, दिन और रात की अवधि कितनी हो जाएगी, 6-6 महीने हो जाएगी। देखिए घूर्णन गति के कारण 2 प्रकार के दिन बनते हैं। कितने बनते हैं? एक तो सौर दिवस यानी ये 24 घंटे का बनता है, एक नक्षत्र दिवस ये आपका 23 घंटे 56 मिनट का बनता है, यानी सौर दिवस जो है वो पूरे 24 घंटे का बनता है। अब देखिए ये पृथ्वी है, इधर से ये सूर्य है, सूर्य का पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश पड़ता है, और जो ये देखिए इस बिंदु को आप ध्यान से समझिए, ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, इधर से इधर क्या है, पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है ना। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इधर से इधर पड़ता है, तो पृथ्वी के आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो देखिए, और इधर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। अब इस प्रकाशमान भाग और इस अंधेरे वाले भाग को जो बांटती है ना, जो रेखा बांटती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं हम, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। देखिए पृथ्वी का एक भाग हमेशा सूर्य के समक्ष होता है जो कि प्रकाशित होता है, वहीं दूसरा भाग अंधकार में होता है, और इस प्रकाशित व अंधकार भाग के मध्य की जो रेखा है या जो घेरे है उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो प्रकाशमान भाग और जो अंधकार युक्त जो जगह है उसको बांटने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, आपकी प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी इस तरह से जब घूर्णन करती है पृथ्वी जब इस तरह से घूर्णन करती है, वहीं प्रदीप्ति वृत्त जो पूर्व से पश्चिम, यानी ये इसका उल्टा चलता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। जैसे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, वहीं जो प्रदीप्ति वृत्त है ये आपका ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ठीक है जी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए आगे आता है आपका अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र अपसारी बल। तो केंद्र अपसारी बल की उत्पत्ति तो देखते हैं हम। केंद्र अपसारी बल की उत्पत्ति तीसरा प्रभाव है इसका, है ना। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण केंद्र अपसारी बल या अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और यह बल आभासी बल है जो पृथ्वी के तत्वों को केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित करता है या फेंकता है। इस बल का जो पृथ्वी की गति से सीधा संबंध होता है। गति की अधिकता इस बल की अधिकता होती है और गति की कमी बल को कम करती है। यही कारण है कि कारण बाद में देखते हैं अपन, पहले इसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए
देखिए केंद्रीय बल, केंद्रीय अपसारी बल। ओके, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी अगर घूम रही है इस तरह से, तो जिस तरह से कोई भी चीज़ हो, परात के अंदर आप पानी ले लीजिएगा और उस परात को घुमाइएगा आप, तो अगर आप घुमाओगे तो उस परात के बीच में कम वो पानी जो है, वो बीच का पानी है वो कम बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन जो परात के किनारों की तरफ जो पानी होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा छलकेगा। तो इसी तरह से यही बात ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी गतिकता इस बल की, सॉरी जो जीरो, देखिए ये जो बल है आपका, इस तरह से अगर पृथ्वी घूमती है तो ये बाहर की तरफ ये फेंकता है आपको। जितनी ज़्यादा पृथ्वी की गति होगी ये उतनी ही ज़्यादा स्पीड से ये बाहर फेंकेगा। देखिए इसके जो आगे है वो कारण क्या है वो देख लेते हैं हम केंद्र अपसारी बल के। तो वो ये है कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर यह बल सर्वाधिक होता है। किस पर होता है? 0 डिग्री। ये आपको भी पता है 0 डिग्री ये क्यों बोला? तो देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है अपनी, है ना, और ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का जो बाहरी साइड है वो तो यही है, आपको भी पता है। ये इस तरह से ये पृथ्वी का जो बाहरी साइड है वो ये है। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर यह बल सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी की गति यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यहाँ पर सर्वाधिक 0 डिग्री है, इस पे कम, ये आप हमने अभी पढ़ा था कि जो 90 डिग्री है वहाँ पे गति है वो कम होती है, इसका जो प्रभाव है वो कम होता है, लेकिन जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वहाँ पर ज़्यादा होता है। ये भी आप समझ सकते हैं। आप पृथ्वी को देखोगे अगर गौर से तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ग्लोब को आप देखिएगा आराम से, जैसे जैसे 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे यह बल कम होता जाता है, और ध्रुवों पर यह बल सबसे कम या शून्य हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो यह बल भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर पृथ्वी इस तरह से घूमती है तो ये बल बाहर की तरफ फेंकता है, आपको भी ये पता है। तो पृथ्वी अगर रुक जाए तो यह बल क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो बढ़ जाए तो यह बल भी बढ़ जाएगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर कम हो तो बल भी कम होगा। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप तो इसके जो नतीजे हैं वो क्या निकलते हैं? तो वो इसके नतीजे जो हैं, उसके परिणाम जो हैं वो ये निकलते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है भूआब आकार हुआ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर पृथ्वी की गति ज़्यादा है तो वहाँ से पृथ्वी इधर बाहर की तरफ थोड़ी फैलेगी, अर्थात 0 डिग्री पर इस बल की अधिकता के कारण पृथ्वी अधिक फैली हुई है तथा ध्रुवों पर यह चपटी है। आपको भी पता है अगर कोई भी चीज़ है तो उसको अगर हम घुमाएंगे, अगर लचीली चीज़ है उसको अगर घुमाएंगे तो वो बाहर की तरफ फैलेगी, ठीक है ना। तो इस बल के कारण सागरीय जल में चढ़ाव व उठाव आता है, अर्थात ज्वार भाटे का एक कारण बनता है। ये भी आप देखिए कितनी अच्छी बात है। ये गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित भी करता है, ये भी आपको पता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ फेंकता है, और गुरुत्वाकर्षण बल देखिए ये इधर ऐसे बाहर की तरफ फेंकता है केंद्र अपसारी बल, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर खींचती है पृथ्वी की, है ना। तो इस वजह से ये नियंत्रित करता है। अगर ये बल बिल्कुल भी नहीं हो तो ये जी की अधिकता हो जाएगी, और अगर जी की कमी होगी तो हम टिक ही नहीं पाएंगे पृथ्वी पर, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने में भी ये सहायता करता है। सहायता क्या करता है? नियंत्रित करता है ये। अब देखिए कोरियोलिस बल या विक्षेपण बल। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के बाह्य भागों में स्थित विभिन्न जो तत्व हैं, जल और वायु, अपनी दिशा बदल देते हैं, उसे विक्षेपण बल कहा जाता है। चूंकि इसकी खोज कोरियोलिस ने की थी इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। सामान्य शब्दों में यह बल धरातलीय तत्वों की दिशा को प्रभावित करता है। देखिए ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है ये दिशा बदल देता है कोरियोलिस बल। जैसे मान लीजिए, जैसे हम बात करते हैं, जैसे सर्वाधिक जो बल है वो कोरियोलिस बल। जैसे मान लीजिए इस तरह से जो पवनें हमने देखे ना, इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है, लेकिन जैसे ये 0 डिग्री पार करती है तो इनकी दिशा इस तरह से हो जाती है ना। तो ये किसकी वजह से होती है? ये कोरियोलिस बल की वजह से होती है। देखिए सर्वाधिक जो कोरियोलिस बल है वो ध्रुवों पर, और वह कोरियोलिस बल शून्य जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो केंद्र अपसारी बल है वो ध्रुवों पर कम होता है और 0 डिग्री पर या भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, लेकिन जो कोरियोलिस बल है वो आपका ध्रुवों पर अधिक होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर ये क्या हो जाता है? शून्य होता है ना। ये कोरियोलिस बल आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया कि ये जैसे 0 डिग्री रेखा है और इधर से जैसे मान लीजिए ये हवा चल रही है इधर से इस तरफ से, और जैसे ये 0 डिग्री पार करती है तो ये कोरियोलिस बल की वजह से इस तरह से इधर की तरफ इसकी दिशा हो जाती है। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ये मुड़ जाती है। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर कम होता है, लेकिन ध्रुवों की ओर ये क्या हो जाता है? अधिक होता है ना।
जैसे जैसे 0 से उच्च अक्षांशों की ओर यानी 90 डिग्री 60 डिग्री इस तरफ से और जाते हैं, वैसे वैसे कोरियोलिस बल बढ़ता जाता है। ये आपको पता है कि धुरों पर अगर कोरियोलिस बल सबसे ज़्यादा है और 0 डिग्री पर सबसे कम है, तो जैसे जैसे हम धुरों की ओर जाते हैं वैसे वैसे ये आपका कोरियोलिस बल है वो बढ़ता जाएगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो कोरियोलिस बल शून्य हो जाएगा। क्यों? ये आपको भी पता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है इसकी वजह से जैसे मान लीजिए ये होता है, आपको पता है अगर आप परात के अंदर अगर पानी डालकर उसको ऐसे घुमाएंगे तो वो पानी पीछे की ओर ढकेला जाएगा। तो इसी तरह से अगर परात को हम बंद कर देंगे तो वो पानी थोड़ी बहेगा इस तरह से, है ना। तो इसी तरह से हम उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं। जैसे पृथ्वी का जो घूर्णन है वो अगर बंद हो जाए तो कोरियोलिस बल शून्य हो जाएगा, और अगर गति बढ़ जाए तो कोरियोलिस बल अधिक हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। आपको भी पता है ये बात। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में कैसे, मैंने अभी बताया था, पवनें ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे 0 डिग्री को पार करती है तो ये पवनों की गति इधर की ओर हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। दक्षिण गोलार्ध में ये बाईं ओर, जैसे मान लीजिए इधर से ये पवनें इस तरह से, ये मान लीजिए ये पवनें जो है दक्षिण गोलार्ध के अंदर आपकी, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध से इधर दक्षिण गोलार्ध की ओर ये पवनें चल रही है, तो जैसे ये उत्तरी गोलार्ध इस 0 डिग्री को पार करेंगे तो ये पवनें इस तरह से चलना शुरू कर देंगी। जल धाराओं में प्रभाव बढ़ेगा। यह आपको भी पता है, जल धाराओं में वो परात वाली बातें होंगी, गुरुत्वाकर्षण बल को ये प्रभावित करेगा, ठीक है ना। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और 0 डिग्री पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना ही है। पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होने वाला जी बल, जी कहलाता है, और यह बल पृथ्वी, वायुमंडल, जलमंडल को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है, वही गुरुत्वाकर्षण की बात है, और जिसके कारण सभी तत्वों का जो भार है वो बढ़ जाता है। अगर जी गुरुत्वाकर्षण शून्य हो तो भारहीनता आ जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए ये गुरुत्वाकर्षण शून्य हो गया तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ पर क्या हो जाएगा, कोई भार नहीं पड़ेगा, इस वजह से वो भारहीनता आ जाएगी। अगर पृथ्वी 17 गुना तेज घूर्णन करे तो जी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी जो है वो अपनी जो नॉर्मल सीमा में जो घूर्णन कर रही है, अगर वो 17 गुना अगर तेज कर दे तो वो गुरुत्वाकर्षण बल वो शून्य हो जाएगा, यानी इसका प्रभाव जो है शून्य हो जाएगा। और पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी सर्वाधिक हो जाएगा, है ना, अत्यधिक हो जाएगा। पृथ्वी के भू आकार के कारण पृथ्वी के बाह्य भागों पर जी भिन्न भिन्न होता है। वो आपको भी पता, पृथ्वी जैसे मान लीजिए गोल है नहीं, भूआब आकार की है पृथ्वी, इस वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। और जी की भिन्नता के कारण एक ही वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के आपके भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। यानी एक व्यक्ति का जो सर्वाधिक भार है वो ध्रुवों पर होगा, और सबसे कम जो भार है वो आपका 0 डिग्री पर होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पर जो जी है वो कम होता है, और ध्रुवों पर जो जी है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 भाग है। ये कोई खास बात नहीं है, खास फैक्ट नहीं है, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सूर्य ताप की मात्रा में भिन्नता। क्यों? क्योंकि घूर्णन गति के कारण धरातल के विभिन्न भागों पर सूर्य ताप की मात्रा भी प्रभावित होती है, और यदि घूर्णन गति बढ़ जाए तो किसी स्थान विशेष का सूर्य ताप कम होगा। क्यों? क्योंकि घूर्णन गति बढ़ गई तो आपको भी पता है कि दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और यदि घूर्णन गति कम हो जाए तो सूर्य ताप किसी स्थान विशेष का बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिन क्या हो जाएंगे, बड़े, अगर घूर्णन दिन बड़े हो जाएंगे। अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, यानी पृथ्वी की स्पीड है वो दुगुनी हो जाएगी। अगर दुगुनी हो जाएगी तो जो 12 घंटे अपना जो दिन होता है वो आपका 6 घंटे में आ जाएगा। अगर 6 घंटे अगर पृथ्वी तपेगी तो आपको भी पता है कि सूर्य ताप क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर पृथ्वी गति कम होगी तो यानी सूर्य ताप, तो दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। 12 की जगह आपका दिन है वो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे का हो जाएंगे। कितने का हो जाएंगे, 24 घंटे का हो जाएंगे। अगर 24 घंटे का हो जाएंगे तो वो दिन है वो ज़्यादा तपेगा सूर्य से, और अगर ज़्यादा देर तपेगा तो वो सूर्य ताप आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। और ऐसी परिघटनाएं, ये नोट के अंदर ये दिया हुआ है, तो ऐसी परिघटनाएं जो दिन प्रतिदिन या साल में कई बार घटित होती है। ये ज़्यादा मतलब ऐसा ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि ऐसी परिघटनाएं जो दिन प्रतिदिन या साल में कई बार घटित होती हैं और जिनका धरातल के आंतरिक भागों से कोई संबंध नहीं हो, उन घटनाओं का कारण सामान्यतः क्या होता है, घूर्णन गति ही होता है। या आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए चक्रवात आना, पवन संचर, जलधाराओं का चलना, ज्वार भाटा आना, समय क्षेत्र, जलवायु, प्रकाश, प्रदीप्तिवृत्ति, ये किसकी वजह से होते हैं, ये आपकी घूर्णन गति के वजह से होते हैं। अब जो अपनी जो दूसरी गति है वो क्या है, परिक्रमण गति। तो ये परिक्रमण गति जो है वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम क्या करेंगे, इस परिक्रमण गति को हम अगले आने वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो
थैंक यू। बाकी का वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे। ओके।